झेलम के तटवर्ती प्रदेश केकय के राजा पुरु को सिकंदर ने मुलाकात करने के लिए बुलाया। पुरु सिकंदर की चाल समझ गया। उसने कहा कि वो युद्ध के मैदान में सिकंदर से मिलेगा, वो भी सेना के साथ। उसके बाद सिकंदर केकय राज्य की तरफ आगे बढ़ा। झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। पुरु और उसके सैनिकों ने सिकंदर की सेना के साथ बहादुरी से लड़ाई की। इसमें सिकंदर की जीत हुई। इस युद्ध में पुरु की हार के पीछे कई कारण थे। पहला कारण तो यह था कि पुरु ने सिकंदर के आक्रमण से पहले सुरक्षात्मक चाल चली। इससे सिकंदर को आक्रमण करने का मौका पहले मिला। दूसरा, मौसम ने साथ नहीं दिया। भारी बारिश की वजह से युद्ध का मैदान कीचड़ से भर गया। ऐसे में रथ के पहिए जमीन में धंसने लगे। सैनिकों के हाथों से बारिश की वजह से धनुष फिसलने लगे। तीसरा, पुरु के घुड़सवार सैनिकों के मुकाबले सिकंदर के सैनिक ज्यादा उपयोगी साबित हुए। साथ ही सिकंदर की सेना में हाथी भी थे। चौथा, पुरु ने पूरी सेना को मैदान में उतार दिया। इस मामले में सिकंदर की रणनीति ज्यादा कामयाब रही। सिकंदर ने अपनी सेना को कई टुकड़ियों में बांटकर झेलम के तट पर फैला दिया। इससे युद्ध के दौरान सैनिकों की शक्ति क्षीण नहीं हुई। सेना की एक टुकड़ी थक जाती थी तो दूसरी टुकड़ी उसके स्थान पर पहुंच जाती थी। पुरु के गुप्तचर ये पता नहीं लगा पाए कि गंधार नरेश आम्भी भी यवनराज सिकंदर की मदद कर रहा था। इसलिए जब पुरु की वीर सेना सिकंदर की अनुभवी सेना को पीछे धकेल रही थी, युद्ध निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाला था, तभी गंधार नरेश आम्भी की सेना वहां पहुंच गई और यवनों की तरफ से लड़ाई लड़ने लगी। केकेराज की सेना पहले ही लड़ते लड़ते थक चुकी थी। आम्भी की सेना तो अभी लड़ने आई थी। अचानक केकेराज पुरु का हाथी कीचड़ में धंस गया। वो मार डाला गया। पुरु को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने पेश किया गया। केकेराज पुरु हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े हुए थे। गंधार नरेश आम्भी भी वहां उपस्थित था। वो अपने संकल्प को याद कर मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। एक साथ ही भारत के सम्राट की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देख रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था, यवनराज सिकंदर भारत पर विजय प्राप्त कर लौट जाएंगे और संपूर्ण भारत पर उसका शासन होगा। इसी बीच अचानक एक आवाज गूंजी, केकेराजपुरा, कल तक तुम इसी राज्य के स्वामी थे, मगर आज तुम्हारी हालत कुछ और है। आज तुम बंदी के रूप में खड़े हो। यवनराज सिकंदर की बात से पुरु जरा भी सहमे नहीं, बल्कि उन्होंने निर्भीक होकर कहा, यह तो समय का फेर है। सिकंदर, युद्ध में आप भी पराजित होते तो जो स्थिति मेरी है वो आपकी होती। यवनराज सिकंदर केकेराज पुरु की बात सुनकर हैरान रह गया। उधर गंधार नरेश आम्भी पुरु की बात सुनकर उबल पड़ा। उसने आव देखा न ताव अपनी तलवार खींच ली। वो पुरु की ओर अभी बढ़ा ही था कि यवनराज सिकंदर ने उसे रोक लिया। आम्भी ने कहा, यवनराज, इसने अपनी बातों से आपका अपमान किया है। ये कायर है और इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसे मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। इस पर सिकंदर ने कहा, केकेराज पुरु कायर नहीं, वीर है। युद्ध में हार जाना कायरता नहीं है। जो युद्ध में हारता है वो वीर कहलाता है। कायर तो वो है जो युद्ध किए बिना ही पराजय स्वीकार कर ले। बटा, यवनराज की ये बात आम्भी को तीर की तरह लगी। मारे शर्म के वो कुछ बोलने लायक नहीं रह गया था। दरअसल जब सिकंदर ने गंधार की ओर कूच किया था,
आम्भी ने बिना युद्ध किए अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। वो सिकंदर की शरण में चला गया था। यही बात आम्भी को सता रही थी। अब सिकंदर केकेराज पुरु से मुखातिब हुआ। सिकंदर ने पुरु से पूछा, राजन, आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए? इस पर पुरु ने उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पुरु की बातों में अनन्य विनय का भाव नहीं बल्कि स्वाभिमान झलक रहा था। सिकंदर को पुरु का उत्तर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, पुरु, तुम वीर तो हो ही, धीर व गंभीर भी हो। तुम्हारी वीरता से प्रसन्न होकर हम तुम्हें केकय सहित आसपास के राज्यों की शासन व्यवस्था का भार सौंपते हैं। इसके साथ ही चिनाब नदी के पश्चिमी क्षेत्र के 37 शहर, जिनकी आबादी 5000 से 0,000 थी, पुरु को सौंप दिए गए। सिकंदर ने केकेराज पुरु को इन क्षेत्रों को उनके राज्य में मिला लेने को कहा। उधर सिकंदर के भारत की ओर लगातार बढ़ते कदम से आचार्य चाणक्य चिंतित थे। उनकी चिंता इस बात से और बढ़ रही थी कि कहीं भारत पर सिकंदर अपना एकछत्र राज्य स्थापित न कर ले। आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला में अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त से अपनी चिंता साझा की। आचार्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, वत्स, अगर यवनराज सिकंदर ने भारत पर कब्जा कर लिया तो भारत की एकता, अखंडता और संस्कृति समाप्त हो जाएंगी। भारत की सभ्यता और संस्कृति ही यहाँ की पहचान है। भारत में विदेशी संस्कृति कायम हो जाएगी और हजारों वर्षों की तपस्या से ऋषि मुनियों ने जिस भारत को संवारा है वो सदा के लिए जड़मूल से नष्ट हो जाएगा। भारतवर्ष का अस्तित्व धूल में मिल जाएगा। आचार्य की बात से चंद्रगुप्त भी चिंतित हो गए। अब वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि संस्कृति का अस्तित्व कितना मूल्यवान है। उन्हें लगा कि इसी बहाने आचार्य ने राष्ट्रधर्म का एक पाठ भी उन्हें पढ़ा दिया। हालांकि चंद्रगुप्त और विद्यापीठ के अन्य शिष्यों को ये जानकारी पहले से थी कि यवनराज सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष रूप से किसी तरह की क्षति दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी। वे समझ रहे थे कि ये भारत के राजाओं के लिए चिंता का विषय है। आचार्य की बातों से वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि सिकंदर भारत के लिए किस प्रकार घातक है। आचार्य ने चंद्रगुप्त सहित विद्यापीठ के सभी विद्यार्थियों को बताया कि भारत के राज्यों की शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी है। उन्हें एक सूत्र में बांधकर संगठित करना होगा। इसके लिए जरूरी है कि भारत में एक संघ की स्थापना की जाए, और ये काम आसान नहीं है। छोटे छोटे गणराज्यों को मिलाकर संघ की स्थापना करना श्रमसाध्य कार्य है। पराजित राज्य या गणराज्य बदले की भावनाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं। पराजय का प्रतिकार करने के लिए विजेता का विनाश करने पर उतर आते हैं। अगर बेहतर तरीके से इस कार्य को अंजाम नहीं दिया गया तो पूरे भारत में गृह युद्ध छिड़ सकता है। संघ में कई राज्य मिलाए जाएंगे। इसमें बड़े राज्यों को महत्व दिया जाएगा। ऐसे में छोटे छोटे राज्य संघ को विखंडित करने का प्रयास कर सकते हैं। चंद्रगुप्त को विद्यापीठ की जिम्मेदारी सौंपकर आचार्य चाणक्य भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर एकीकरण का अलग जगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे केकय, कढ़, क्षुद्रक, मालव आदि गणराज्यों से होते हुए मगध की तरफ जाएंगे। उन्होंने विद्यापीठ के अन्य छात्रों को भी विभिन्न गणराज्यों में जाकर सिकंदर से सचेत रहने का अभियान चलाने को कहा। भारतीय इतिहास में जब भी चंद्रगुप्त की चर्चा होती है, आचार्य चाणक्य का नाम वहां आना स्वाभाविक है। उनकी पहचान भारत के प्रथम अर्थशास्त्री के रूप भी है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
वे प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे चंद्रगुप्त के भविष्य निर्माता थे। वे तक्षशिला विद्यापीठ के आचार्य थे और छात्रों की वाणिज्य, युद्ध कौशल, अर्थशास्त्र आदि की शिक्षा देते थे। वे छात्रों को नीति शास्त्र भी पढ़ाते थे। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र में राजकाज और राजनीति पर विशेष प्रकाश डाला गया है। यही वजह है कि आज भी भारत सहित यूरोपीय देशों में चाणक्य के अर्थशास्त्र का महत्व है और पाठ्यक्रमों में उसकी झलक मिलती है। उनके अर्थशास्त्र में राजनीति को इस प्रकार समझाया गया है कि किसी शासक के लिए वो बेहतर पद प्रदर्शन बन सकता है, यानी राज्य को सहज रूप से चलाना हो तो किसी भी राजा नेता को चाणक्य के अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए। वे विद्वान और महान कूटनीतिज्ञ होने के साथ साथ महानु राष्ट्रभक्त भी थे। जब सिकंदर ने भारत के दमन के लिए कदम बढ़ाया तो वे बौखला उठे और उन्होंने हर हाल में भारत की रक्षा करने की ठानी। भारत के एकीकरण की राह में उनके पास चंद्रगुप्त जैसा महान योद्धा और सर्वगुण संपन्न व्यक्तित्व था। चंद्रगुप्त के जीवन की शुरुआत संघर्षपूर्ण रही और उन्हें विरासत की घुट्टी में विद्रोह की भावना पिलाई गई। इसलिए विद्रोह के साथ ही उनके भविष्य की शुरुआत हुई। वे तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को विद्रोह के माध्यम से बदलना चाहते थे। माना जाता है कि उनकी पहली उपलब्धि शायद ईपू 37 में पंजाब से यूनानी सेनाओं को खदेड़ना था। यहां से उनका विजय अभियान शुरू हुआ और 5 साल के अंतराल में वे भारत के एक बड़े हिस्से के सम्राट बन गए। उस समय भारत भौगोलिक दृष्टि से एक महाद्वीप था और इतने बड़े भूभाग में किसी ने चंद्रगुप्त जितनी उपलब्धि हासिल नहीं की थी। आर्यन ने उल्लेखित किया है कि उस जमाने में जब राजा को यकीन होता था कि उसकी शक्ति सबसे अधिक है तो वो स्वयं को दिग्विजयी की उपाधि देता था। खासकर विदेशी राजा ऐसा करते थे। इस आधार पर चंद्रगुप्त एक सफल दिग्विजयी थे क्योंकि उन्होंने सबसे शक्तिशाली विदेशी सेल्यूकस निकेटर विजेता को हराया था। सेल्यूकस ने पूरे पश्चिमी एशिया पर कब्जा कर लिया था। इस आधार पर बेशक कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त एक महान विजेता थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास के गिने चुने नायकों में शामिल होता जिन्होंने अपने दम पर देश की दशा और दिशा में आमूलचूल परिवर्तन के साथ उसे विकास के पथ पर ला खड़ा किया था। भारत के कई राजाओं ने जब सिकंदर के उत्तराधिकारियों के सामने हथियार डाल दिए थे, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने भारत को विदेशी ताकतों के शिकंजे से मुक्त कराया था। चंद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि अन्य मामलों में भी महान थे। वे भारत की राजनीति में जो परिवर्तन लाए वो अस्थायी नहीं था। वे एक विशाल साम्राज्य के संस्थापक और विजेता थे। अपने साम्राज्य में उन्होंने जो सुशासन स्थापित किया, उनके पुत्र और पौत्र भी उसे बनाए रखने में सफल रहे। भारत को समृद्धिशाली और गौरवपूर्ण बनाने में चंद्रगुप्त मौर्य के योगदान की प्रशंसा भारत सहित विदेशी इतिहासकार भी करते हैं। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त के बारे में कहा है, बर्बर और क्रूर शासकों से भारत की जनता को मुक्ति दिलाकर चंद्रगुप्त ने देवतुल्य सम्मान पाया था। विदेशी लेखकों में एकमात्र रोम के इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त को अत्याचारी बताया है। ये मेगस्थनीज के विचारों से मेल नहीं खाता। मेगस्थनीज ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य भारत के नायक थे। भारतवासियों को उन्होंने समृद्धि दिलाई। यही कारण है कि चंद्रगुप्त भारत के निर्माता कहे जाते हैं। चंद्रगुप्त ने विभिन्न दृष्टिकोण से स्वयं को महान साबित किया था। उन्होंने विभिन्न राजाओं पर विजय प्राप्त की थी।
उन्होंने अपनी प्रजा को शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन प्रदान किया। वे महान साम्राज्य के महान शासक बने, भारत के प्रथम सम्राट बने। वे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ शासक थे। उनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती और ये आसान भी नहीं है। फिर भी एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर भी तुलना की जाए तो सिकंदर, अकबर और नेपोलियन बोनापार्ट के मुकाबले चंद्रगुप्त मौर्य महान सम्राट थे। बेशक सिकंदर को महान कहा जाता है, सच्चाई भी है कि वो महान विजेता था। उसने कई सफलताएं हासिल की थी, लेकिन सच्चाई ये भी है कि सिकंदर ने उन योजनाओं पर काम किया था जिनकी आधारशिला उसके पिता फिलिप ने रखी थी। इतिहासकार H.G. वेल्स के शब्दों में कहें तो इतिहास सिकंदर को नायक मानता है, लेकिन वो अपने पिता फिलिप के समान महान नहीं था। वो अपनी योजनाओं में कहीं न कहीं पिछड़ रहा था। यही वजह है कि तनाव के चलते कम उम्र में उसकी मौत हो गई। वो विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन चंद्रगुप्त में अलग बात थी। वे अलग किस्म के पुरुष थे। वे सिकंदर के समान बहादुर और साहसी तो थे ही, उनमें भारत की प्रजा को आजादी दिलाने की ललक थी। हालांकि वे किसी राजपुत्र के समान सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा नहीं हुए थे, लेकिन अपने बूते उन्होंने अपने भविष्य का निर्माण किया था। यही वजह है कि 8 साल की उम्र से ही सफलताएं उनके इर्द गिर्द मंडराने लगी थी। हालांकि उन्हें पराजय का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन कोई भी पराजय अधिक समय तक उनका रास्ता नहीं रोक पाती थी। वे न सिर्फ विजेता बने, बल्कि एक सफल राजा के रूप में उन्होंने अपनी प्रजा को सारे सुख साधन सुलभ करवाए। इस तरह मुक्तकंठ से कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की तुलना में कहीं अधिक महान थे। मुगल बादशाह अकबर कई मामलों में चंद्रगुप्त के समान थे। हालांकि कला व संस्कृति के प्रति रुझान और सम्मान की दृष्टि से अकबर की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है। फिर भी अशोक के मुकाबले चंद्रगुप्त से उनकी छवि अधिक मेल खाती है। चंद्रगुप्त की तरह ही वे योद्धा प्रकृति के थे। उनके समान ही वे विजेता और राजा भी थे। अकबर को विरासत में सारी सुविधाएं और साम्राज्य मिला था। चंद्रगुप्त ने गरीबी और समस्याओं से जूझते हुए स्वयं को स्थापित किया था। उन्हें निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ का कहना है कि अकबर से लगभग 1900 वर्ष पूर्व चंद्रगुप्त ने बेहतर शासन व्यवस्था स्थापित की थी। इतिहास में नेपोलियन की भी महान छवि है। उनकी तुलना चंद्रगुप्त से की जाती है, क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं के उद्यम से अपनी मंजिल हासिल की थी। इस प्रकार चंद्रगुप्त असामान्य प्रतिभा के धनी थे। कवियों और लेखकों ने चंद्रगुप्त की प्रसिद्धि के बारे में काफी कुछ लिखा है। सही मायने में वे युग पुरुष थे और इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा।